सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री परमात्मा नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। न्याय दर्शन के हम दूसरे अध्याय के प्रथम आह्निक के चौथे प्रकरण प्रासंगिक अवयवी परीक्षा प्रकरण, जो इस आह्निक का चौथा प्रकरण है, उस पर हम विचार कर रहे थे। सूत्र संख्या 35, जिसमें अवयवी पर विचार किया गया। सिद्धांति का सूत्र था, महर्षि का सूत्र था धारणाकर्षणोपपत्तेश्च, कि अवयवी को सिद्ध करने के लिए महर्षि ने एक हेतु दिया कि ये जो धारण और आकर्षण, किसी वस्तु को धारण करना अर्थात उठाना, उसको पकड़कर उसके किसी एक देश को पकड़कर उठाना, और आकर्षण अर्थात खींचना, तो किसी एक वस्तु को उसके एक देश को पकड़ करके उठाने से समस्त वस्तु उठ जाती है, और किसी वस्तु के एक देश को पकड़कर खींचने से वो समस्त वस्तु खींची जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि समुदायवाद होता, यदि अवयवों से अतिरिक्त अवयवी नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता, जैसे बालू की ढेरी के समान हम जितना पकड़ते उतना ही आता, बाकी का बाकी वहीं पर रह जाता। परंतु ऐसा होता नहीं। इसका मतलब कि वह समस्त वस्तु जो खींची चली आ रही है, पकड़ी गई, जिसको हम उठा रहे हैं, वो समस्त वस्तु उठ रही है। इसका तात्पर्य है कि वह एक ही द्रव्य है, वह एक ही वस्तु है। तो ये दोनों जो व्यवहार है वह सिद्ध कर रहे हैं कि अवयवों से अतिरिक्त एक अवयवी होता है, और जिससे ये सारे व्यवहार चलते हैं। अवयव की मनाही नहीं है। ध्यान रखने योग्य यह बात है कि महर्षि अवयव को मना नहीं कर रहे हैं कि अवयव होते ही नहीं, परंतु महर्षि केवल इतना कह रहे हैं यहां पर कि वह समस्त अवयव मिलकर के एक अवयवी का निर्माण करते हैं। यहां पर कार्य कारण भाव है। अवयव कारण है और अवयवी कार्य है। समस्त अवयव मिलकर के एक अवयवी द्रव्य का निर्माण करते हैं। यह सिद्धांत दिया महर्षि ने। और इसके विपरीत जो मत था परमाणु समुदायवाद, अवयव समुदायवाद, उसमें क्या था, वह अवयवी को स्वीकार नहीं कर रहा था। वह कह रहा था कि जो भी पदार्थ दिख रही है वह केवल अवयवों का समुदाय है। तो यह बात खंडित हो जाती है धारण और आकर्षण से, कि धारण और आकर्षण रूपी जो व्यवहार है वह व्यवहार केवल अवयवों का समुदाय मानने से नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि इसमें एक और दोष है। यदि अवयव समुदायवाद को स्वीकार करने में एक और दोष है कि यदि हम अवयव को समुदाय मान रहे हैं, अर्थात अवयव से अतिरिक्त कोई अवयवी होता है ऐसा हम नहीं मान रहे हैं, तब कोई वस्तु एक है, एक घड़ा है, एक पुस्तक है, एक मकान है, ऐसा कैसे कहा जा सकता? क्योंकि जो भी वस्तु है वो अवयवों का समुदाय है, और वह अवयव एक से अधिक है, अनेक है, और अनेक में एक का व्यवहार, तो ये तो मिथ्या ज्ञान है। ये कैसे हो सकता है? यदि आप अवयवों का समुदाय मान रहे हो और वह अवयव कितने हैं, एक तो है नहीं, क्योंकि एक अवयव से तो कुछ बनेगा नहीं। अवयव का समुदाय ही मानने पड़ेगा, अवयवों का ढेरी ही माननी पड़ेगी, बहुत सारे अवयव को मानना पड़ेगा, और वह बहुत सारे अवयव मिलकर के ये सारे पदार्थ रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ऐसा स्वीकार करता है पूर्व पक्षी। यदि ऐसा स्वीकार करें तो इसमें समस्या यह आती है कि उस अनेक में एक का ज्ञान कैसे हो रहा है। और बौद्ध को भी तो एक पुस्तक है, एक मकान है, एक घट है, ऐसा ज्ञान होता है। ऐसा तो नहीं है कि यह ज्ञान केवल वैदिक दर्शन को मानने वाले, वैदिक सिद्धांत को मानने वाले उनको ही होता है।
एकत्व को ज्ञान तो सबको होता है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, चाहे वो वैदिक दर्शन को मानने वाले हैं, वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हो या न मानने वाले हो, सबको होता है एकत्व का ज्ञान कि एक गाय है, एक भैंस है, एक पुस्तक है, एक घड़ा है इत्यादि। अब जो एकत्व का ज्ञान कर रहा है पूर्व पक्षी, ऐसा तो मना नहीं कर सकता कि मेरे को एकत्व का ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसा तो कह नहीं सकता कोई। एकत्व का ज्ञान हो रहा है तो उस एकत्व का ज्ञान का कारण क्या है? आप किस आधार पर कह रहे हो कि यह एक वस्तु है, यह एक पदार्थ है? तो उस पदार्थ में जो एकत्व रूपी गुण है, एकत्व रूपी जो ज्ञान है, उसका आधार क्या है? किस आधार पर मान रहे हो? यदि आप अवयवों का आधार मानोगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि वह अवयव अनेक हैं और अनेक अवयव में एक का व्यवहार करना ये तो मिथ्या ज्ञान है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि आपको ये मिथ्या ज्ञान है, या तो झूठ बोल रहे हो आप। एक तरफ आप स्वीकार कर रहे हो कि हम अवयव के समुदाय को मानने वाले हैं और वह अवयव संख्या में अनेक हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि मेरे को एक ज्ञान हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप मिथ्या ज्ञानी हो, आपको भ्रांत ज्ञान है, आप भ्रांत ज्ञान में पड़े हो। अनेकत्व में एकत्व आप देख रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मिथ्या ज्ञान है। फिर इसका समाधान कैसे बनेगा? इसका जवाब ही नहीं है उनके पास। अब वो ये कहे कि नहीं जी, देखा तो जाता है, एकत्व का ज्ञान तो होता है, तो एकत्व का ज्ञान होता है तो हम भी मानते हैं। तो भैया एकत्व का ज्ञान होता है, मानते हो, तो उस ज्ञान का आधार भी तो होना चाहिए। उस एकत्व ज्ञान का आधार क्या है? किस आधार पर आप ये एकत्व स्वीकार कर रहे हो? तब पूर्व पक्ष के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि इसका उत्तर क्या दे। फिर उत्तर देने का प्रयास करता है। वह कहता है कि अनेकत्व में भी एकत्व का दर्शन हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? वह एक दृष्टांत देता है, सेना वनवत ग्रहणम इति चेत, कि सेना और वन के समान। जैसे सेना क्या है? सेना में सैनिक अनेक रहते हैं, अनेक सैनिक का समुदाय एक सेना होती है, और उस अनेक सैनिक का समुदाय ही सेना है। सेना कोई अलग है नहीं, सैनिकों का समुदाय ही तो सेना है। और उस सेना में हम क्या कहते हैं कि एक सेना, और है तो अनेक सैनिक। उस अनेक सैनिक में और उन सैनिकों के जो समुदाय बना, उसको हम एक सेना कह देते हैं। ऐसे ही एक वन, एक जंगल जो है, अरण्य है, वह अनेक वृक्षों का समुदाय है, और उस अनेक वृक्षों को समुदाय को एक वन कह देते हैं। तो कहता है कि ऐसे ही अनेक अवयवों के समुदाय को एक हम मान सकते हैं, जैसे सेना और वन में होता है कि बहुत सारे सैनिकों के समुदाय जो संख्या में अनेक होते हैं सैनिक, उस संख्या में अनेक सैनिक के समुदाय में एकत्व का बोध हो जाता है, एक सेना हम ऐसा ज्ञान करते हैं। ऐसे ही अनेक जो वृक्ष हैं, उस अनेक वृक्ष रूपी समुदाय में एक वन का ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही अनेक परमाणुओं के समुदाय में एक द्रव्य का हमें ज्ञान हो जाएगा, जैसे सेना और वन में होता है। ऐसा आशय है पूर्व पक्ष का। अब यहाँ पर चूंकि यह सूत्र जो है, सूत्र संख्या 36 है, इसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों को समावेशित कर दिया गया है। एक शैली है, यह शैली ब्रह्म सूत्रों में काफी मिलती है कि एक ही सूत्र में पूर्व पक्ष, यानी कि सूत्र के पूर्वांश में पूर्व पक्ष रहता है और उत्तर अंश में जो है सिद्धांत पक्ष रहता है। एक ही सूत्र में दोनों काम हो जाता है, इति चेत करके। तो यहाँ पर सूत्रकार ने सूत्र दिया कि सेना वनवत ग्रहणम इति चेत न अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, कि सेना वनवत ग्रहणम इति चेत, सेना और वन के समान ज्ञान होता है यदि ऐसा कहो तो, इति चेत ऐसा कहो तो करें कि न, ऐसा तुम नहीं कर सकते। क्यों? आगे सिद्धांत पक्ष बोल रहे हैं अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अर्थात ये जो अणु होते हैं अतीन्द्रिय होते हैं, और अतीन्द्रिय पदार्थ का जो समुदाय होगा वो भी अतीन्द्रिय होगा।
क्योंकि तुम अवयव ही अवयव मान रहे हो, और केवल अवयव से अतिरिक्त अवयवी नहीं मानोगे तो अवयव तो अतीन्द्रिय होते हैं, तो उसका समुदाय भी अतीन्द्रिय हो जाएगा। हमारे मत में तो वह अवयव मिलकर के अवयवी का निर्माण करते हैं, और अवयव जो होते हैं एक देशी होते हैं, अवयवी व्याप्त होता है, अवयव अनेक होते हैं, अवयवी एक होता है, अवयव जो है अदृष्ट होते हैं, अवयवी दृष्ट होता है। इस प्रकार से हमारा मत है, तो हमारे मत में तो वस्तु प्रत्यक्ष हो जाएगी, परंतु तुम्हारे मत में तो तुम केवल और केवल परमाणु को मान रहे होते हो, और केवल परमाणु को जब मानोगे तो परमाणु अतीन्द्रिय होने से वह कभी बनेगा ही नहीं, वो दृष्टिगोचर ही नहीं होगा। और जो ये तुम्हारा कथन है, तुम जो दृष्टांत दे रहे हो सेना और वन का, और उसमें जो कह रहे हो कि ये जो सेना है वह क्या है, सैनिक का समुदाय है, जो वन है वो वृक्ष का समुदाय है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यह तुम्हारा दृष्टांत भी नहीं बनेगा। यह दृष्टांत भी दृष्टांताभास है, यह दृष्टांत है नहीं। क्यों? क्योंकि यह तुम्हारे मत को सिद्ध ही नहीं करता है, ये तो हमारे मत को सिद्ध करता है। कैसे सिद्ध करता है हमारे मत को? कह रहे हैं कि जो सेना और वन में सैनिक और वृक्ष हैं वह परमाणु नहीं है, वह भी एक अवयवी है। जो तुम दृष्टांत दे रहे हो उस दृष्टांत में भी अवयवी के समुदाय को दे रहे हो, अवयव के समुदाय तुम कह रहे हो। तुम्हारा सिद्धांत है कि ये सारा जगत जो है अवयवों का समुदाय है, और दृष्टांत क्या दे रहे हो? अवयवी के समुदाय को दे रहे हो तुम, क्योंकि वन में जो वृक्ष है वह भी तो अवयवी है, वह अवयव नहीं है, क्योंकि वृक्ष अपने स्वरूप में अवयवी है। वृक्ष के भी अपने अवयव होते हैं, उसके भी परमाणु होते हैं, उसकी भी शाखाएं होती है, पत्तियां होती है, फल होते हैं, उसके जड़ होती हैं, उसके भी अंदर जाएं तो वह भी परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार से वह जो वृक्ष है वह भी अवयवी स्वरूप है, वह अवयव नहीं है। और इसी प्रकार जो तुम सैनिक की बातें कर रहे हो, तो सैनिक भी अपने आप में स्वरूपतः जो है अवयवी है, अवयव नहीं है, वो परमाणु रूप नहीं है। वो अवयवों का जो है एक विशिष्ट संरचना के रूप में जो अभिव्यक्त हुआ है अवयवी रूप, वह अवयव नहीं है, वह अवयवी है। और अवयवी का दृष्टांत तुम दे रहे हो अवयव कह करके, ये तो दृष्टांत न होकर के दृष्टांताभास हो गया, यह हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से अवयवों के समुदाय को स्वीकार करके और यह कहकर कि सारा जगत सारी वस्तुएं जो है अवयवों का समुदाय है, और फिर दृष्टांत जो दे रहे हो वह अवयवी का दे रहे हो, तो ये तो विरुद्ध हो गया। अपने ही मत को खंडित कर दिए, अपने ही मत को तुमने काट दिया। और फिर दूसरी बात यह है कि प्रतिज्ञा को देकर तुमने सीधा सीधा जो है दृष्टांत प्रस्तुत कर दिया, जो पंचावयव के विधान है उसको अतिक्रमण कर दिया। कम से कम तुम्हें 3 तो देना ही होगा, प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण। और तुमने क्या किया कि तुम कह रहे हो कि सारा जगत अवयवों का समुदाय है। कैसे? दृष्टांत दे दिए सीधा सीधा, वन के समान, सेना के समान। तो कह रहे हैं कि बीच में हेतु कहां गया? बिना हेतु के दृष्टांत व्यर्थ हो जाता है, दृष्टांत बनेगा ही नहीं। ऐसे तो कोई कुछ भी कह देगा, इसके विपरीत भी कोई दे सकता है, विपरीत भी सिद्धांत विपरीत कोई दे देगा उदाहरण दृष्टांत, और वो कह देगा कि ऐसा नहीं है। और न्याय दर्शन के पढ़ने वालों के लिए और दार्शनिकों के लिए यह अत्यंत आवश्यक चीज है कि यह बात देखने योग्य है कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति सीधे अपने मत को रखता है और दृष्टांत देता जाता है, तो ऐसा नहीं होता। बिना हेतु के दृष्टांत तीसरे नंबर पर आता है, और बिना हेतु का दृष्टांत दिया नहीं जा सकता। पहले प्रतिज्ञा करो, फिर हेतु दो, और फिर उसको पुष्ट करने के लिए दृष्टांत दो। यहां पर पूर्व पक्षी ने क्या किया था कि पहले अपने प्रतिज्ञा की थी और सीधा दे दिया दृष्टांत। ऐसा कभी नहीं होता, यह सिद्धांत के विरुद्ध है, मर्यादा के विरुद्ध है, और जो एक शिष्ट मर्यादा है शास्त्रार्थ की, वार्तालाप की, संवाद की, वह उसके विपरीत है कि पहले आप जो है प्रतिज्ञा करो, तदनंतर हेतु दो, और तत्पश्चात उदाहरण दो, दृष्टांत दो। ऐसा नहीं होगा कि केवल प्रतिज्ञा किया और सीधे दृष्टांत दिए जा रहे, प्रतिज्ञा कर रहे हो दृष्टांत दिए जा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। यह नियम के विरुद्ध है, और नियम के विरुद्ध होने से भी यह तुम्हारा मत खंडित हो जाता है। हेतु के अभाव में
तुम्हारा मत जो है असिद्ध हो जाता है, क्योंकि बिना हेतु का मत कोई स्वीकार किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हेतु ही प्रमाण स्वरूप होता है। प्रतिज्ञा तो तुम्हारी जो है वह केवल शब्द शब्द है, शब्द मात्र है, शब्द रूप ही है ना। प्रतिज्ञा क्या किया हो, एक तुम्हारा सिद्धांत है, अपने मनगढ़ंत है, और उसमें जो विशेष बात है, अपने मत को सिद्ध करने की विशेषता क्या है, हेतु देनी पड़ती है। और तुमने हेतु दिया नहीं, सीधा का सीधा दृष्टांत दे दिया, तो इसलिए भी यह तुम्हारा कथन असंगत हो जाता है। इसी विषय में अवयव समुदायवाद में एक और दृष्टांत दिया जाता है। हालांकि वह दृष्टांत सूत्रकार द्वारा नहीं दिया गया, परंतु वह भी दृष्टांत प्रसिद्ध है। जैसे अवयव समुदायवाद कहता है कि अनेक में भी एकत्व का बोध हो जाता है, क्योंकि वह अवयव समुदाय को केवल मानता है, अवयवी को नहीं मानता। तो वहां पर एक दृष्टांत देता है कि जैसे धान की एक राशि है, धान की राशि जो फसल है, अन्न की राशि, उस राशि में बहुत सारे धान होते हैं, और बहुत सारे धान मिलकर के एक राशि का निर्माण होता है। और बहुत सारे धानों में हम एकत्व एक राशि का ज्ञान करते हैं ना। इसी प्रकार अवयव के समुदाय में भी, बहुत सारे अवयव में भी एक अवयव का ज्ञान हो जाएगा। अब यह जो दृष्टांत है वैसा ही दृष्टांत है जैसे सेना और वन के समान, क्योंकि उसका खंडन इस प्रकार भी किया जा सकता है जैसे पूर्व में खंडन किया कि जो धान भी तो एक अवयवी है, धान के भी तो अपने अपने अवयव होते हैं, धान अवयव मात्र नहीं है, वह अवयवी है। तो एक तरफ अवयव को मान रहे हो, दूसरी तरफ अवयवी का सिद्धांत दे रहे हो, तो वैसा कोई दृष्टांत हो जहां पर केवल परमाणु हो और परमाणु का समुदाय हो। यहां पर तब परमाणु के कई स्तर पार करके जो वस्तु बनी है वो धान बना है, क्योंकि वो परमाणु स्वरूप धान नहीं है। तो इस प्रकार से भी हम खंडन कर सकते हैं, परंतु हम दूसरा प्रकार से यहां खंडन करना चाह रहे हैं कि यदि उस राशि में एकत्व का ज्ञान हो रहा है, तो हम तो कहते हैं कि वो जो राशि में एकत्व का ज्ञान हो रहा है वह गौण ज्ञान हो रहा है, वह जो है प्रधान नहीं है। एकत्व का ज्ञान एक तरफ प्रधान भी होता है, एक तरफ गौण होता है। गौण का मतलब वैसा होता नहीं, लेकिन फिर भी व्यवहार के लिए करना पड़ता है, वह असत्य होता है। असत्य को ही दूसरे भाषा में गौण कह सकते हैं। तो गौण होने से, गौण का मतलब कि वस्तु ऐसे न होते हुए भी उसको जो है वैसा कहना पड़ता है, क्योंकि भाषा व्यवहार ही ऐसी है। तो राशि में जो एकत्व का ज्ञान है वो गौण है। गौण कैसे है भाई, कैसे हम गौण सिद्ध करेंगे? तो गौण सिद्ध करने के लिए देखिए, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे धान की 3 राशियां हैं, धान की 3 राशियां पृथक पृथक रखी हुई है, 1 2 3 ऐसा करके अलग अलग राशियां हैं, और तीनों में एक राशि एक राशि एक राशि ऐसा करके ज्ञान हो रहा है। तीनों को जब हम पृथक पृथक रूप में देखेंगे तो उसमें अलग अलग एकत्व का बोध होगा कि यह भी एक राशि है, यह भी एक राशि है, और यह भी एक राशि है। और हमारा मत है कि इन राशियों में जो एकत्व का बोध हो रहा है, एक राशि का ज्ञान हो रहा है, वह प्रधान न होकर के गौण है, वह मिथ्या ज्ञान स्वरूप ही मानिए उसको। कैसे? अब क्या करिए कि उस तीनों राशि को मिला दीजिए, तीनों राशि जो है उसको मिला दीजिए। तीनों राशि जब मिला दीजिए तब उस राशि में कितने का ज्ञान होगा? त्रित्व का ज्ञान होगा। 3 राशि है ऐसा ज्ञान होगा? नहीं होगा। जबकि यदि प्रधान रूप में तीनों में एकत्व होता तो तीनों मिलकर के त्रित्व संख्या का निर्माण करते, 3 संख्या, फिर उसमें हमको बोध होता कि धान की 3 राशियां, ऐसा ज्ञान होता, ऐसा बोध होता। परंतु जब तीनों को मिला दिए तो भी वहां पर एक राशि का ही ज्ञान हो रहा है, धान की एक राशि। तो इसका मतलब है कि इन तीनों में जो पृथक पृथक रूप से एकत्व की प्रतीति हो रही है वह गौण है, प्रधान नहीं है, वह मिथ्या स्वरूप है, मिथ्या ज्ञान स्वरूप है। और चूंकि ऐसा करना पड़ता है, समुदाय में तो भाग प्रयोग करना ही पड़ता है, परंतु अवयवी में ऐसा नहीं होता। कोई अवयवी है मान लीजिए कि, और उस अवयवी को मिला दीजिए, जैसे 3 पुस्तकें हैं अलग अलग रखी हुई है, और तीनों में अलग अलग जब देखेंगे, एक पुस्तक एक पुस्तक एक पुस्तक, एक का ज्ञान होगा, तीनों पुस्तकों में एकत्व का ज्ञान होगा। अब तीनों पुस्तकों के हम इकट्ठा कर दें, 3 पुस्तकों को हम इकट्ठा कर देंगे तो उसमें कितने का ज्ञान होगा?
कोई देखेगा तो क्या कहेगा, बोले कि वहाँ 3 पुस्तकें रखी हुई। यहाँ पर त्रित्व का बोध होगा, यानी कि अलग अलग रूप में अवयवी में जो है एकत्व का ज्ञान होता है, एकत्व संख्या रहती है, और वह अवयवी में जो एकत्व संख्या रहती है वो प्रधान रूप से रहती है, यथार्थ रूप में रहती है। क्यों? क्योंकि उसको जब हम मिलाते हैं, तीनों अवयवी को इकट्ठा करते हैं, तो वहां पर एक एक मिल करके क्रमशः 3 संख्या का निर्माण करते हैं, और हमें बोध होता है कि वहां पर 3 पुस्तकें रखी हुई है, वहां पर 3 कुर्सियां रखी हुई हैं, वहां पर 3 वस्त्र रखे हुए हैं, क्योंकि ये सब अवयवी स्वरूप है। तो अवयवी में जो एकत्व का ज्ञान है वह प्रधान ज्ञान है, और जो अवयव के समुदाय में जो एकत्व का ज्ञान है वह गौण ज्ञान है। हम इस प्रकार से समाधान देते हैं कि जो अवयवी में ज्ञान होता है वह प्रधान होता है, सत्य होता है, यथार्थ होता है, और जो अवयव में ज्ञान होता है, अवयव के समुदाय में जो एकत्व का ज्ञान होता है, एकत्व की प्रतीति होती है, ऐसा कहना चाहिए। ज्ञान मतलब वहां पर एकत्व की प्रतीति भ्रामक रूप से होती है, गौण रूप से होती है, असत्य रूप में होती है, अयथार्थ रूप में होती है, यथार्थ नहीं होती। तो इस प्रकार से हम समाधान देते हैं यहाँ पर, और महर्षि ने भी समाधान दिया कि सेना वनवत ग्रहणम इति चेत न अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अर्थात सेना और वन के समान अवयव के समुदाय में भी एकत्व की प्रतीति होगी। यदि ऐसा कहो तो ये तुम्हारा दृष्टांत ठीक नहीं है, क्योंकि यह दृष्टांत तुम्हारे मत को पुष्ट नहीं करता, क्योंकि तुम परमाणु को स्वीकार करने वाले हैं, तुम्हारा अवयव परमाणु है। बौद्धों का अवयव जो है, यहाँ पर अवयव समुदायवाद का मतलब अवयव परमाणु है, और वह परमाणु यहाँ पर वृक्ष रूप नहीं है, वह परमाणु यहाँ पर सैनिक के रूप नहीं है, वह परमाणु यहाँ पर धान की राशि के रूप में नहीं है। इसलिए यह जो तुम्हारा मत है, यह जो तुम्हारा सिद्धांत है, और इस सूत्र के माध्यम से जो तुमने दृष्टांत दिया, वह असंगत है, वह ठीक नहीं है, वह तुम्हारे मत को सिद्ध नहीं करता। इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर प्रासंगिक अवयवी परीक्षा प्रकरण को 4 सूत्रों के माध्यम से संपन्न किया। यहाँ पर आकर के पूर्व पक्षी का जो तर्क था, जो आक्षेप था, जो भी उसके प्रश्न थे, उसके समाधान दिए, और यह बताया महर्षि ने कि एक अवयवी होता है जो अवयवों से मिलकर बना होता है। समस्त अवयव मिल करके एक अवयवी का निर्माण करते हैं, और उस अवयवी में और उस अवयवी के आधार पर एकत्व ज्ञान होता है, एकत्व का व्यवहार होता है, और वह प्रधान रूप से होता है। यदि ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो कई समस्याएं सामने खड़ी आ जाएंगी। पहली समस्या तो यही खड़ी आ जाएगी हमारे सामने कि यदि केवल अवयव को मानेंगे, केवल परमाणु को मानेंगे, अवयव का सीधा सा यहाँ पर मतलब है परमाणु, क्योंकि परम अवयव जो है परमाणु ही है, तो परमाणु अदृष्ट होने से, अतीन्द्रिय होने से समस्त वस्तु जो है हमारे आंखों से ओझल हो जाएगी, दिखेगी ही नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा दोष यह है कि एकत्व की जो प्रतीति है, एकत्व का बोध जो है, एकत्व का व्यवहार जो है वस्तुओं में, वह नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनेक में एक का ज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान होता है। और जो वन आदि के दृष्टांत दिए गए या धान की राशि आदि का दृष्टांत दिया गया, वह भी असंगत हो जाएगा, क्योंकि धान की राशि अवयव के समुदाय रूप जो हैं उसमें एकत्व का ज्ञान गौण रूप से होगा, मिथ्या रूप में होगा, असत्य रूप में होगा, अयथार्थ रूप में होगा। इसलिए अवयवी में जो एकत्व की प्रतीति है वह सत्य होगी, यथार्थ होगी और प्रधान रूप से होगी। इस प्रकार से महर्षि गौतम ने यहाँ पर प्रासंगिक रूप से आया हुआ अवयवी परीक्षा प्रकरण को 4 सूत्रों के माध्यम से पूरा किया। आगे के प्रकरण को हम जारी रखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।